जन मन धन कैशलेस बनेगा इंडिया। एबीपी न्यूज के इस कॉन्क्लेव में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो हमारा सत्र है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि मेहमान बहुत खास हैं। इनकी तारीफ में मैं क्या कहूं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के कद्दावर नेता। और देखिए, मैं बता देना चाहती हूं आपको कि हाल ही में इन्होंने अखिलेश यादव के लिए चुनाव आयोग के सामने ऐसी पैरवी की कि साइकिल दिला दी है इन्होंने अखिलेश यादव को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कपिल सिब्बल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इस सेशन में कपिल सिब्बल साहब से एबीपी न्यूज की तरफ से सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी। और आपके सवाल भी हम शामिल करेंगे। आपके जो भी सवाल हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही यहां पर मौजूद हैं, आप उन तक अपने सवाल पहुंचाएं और फिर हम आगे कपिल सिब्बल साहब तक आपके सवाल पहुंचाएंगे। चित्रा, बहुत स्वागत है सर एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम जनमंथन में। सवालों के सिलसिले की मैं शुरुआत करूं उसके पहले मैं चाहूंगी कि 5 मिनट अगर आप कुछ बोलना चाहें। मैं तो 2.5 साल से इंतजार कर रहा हूं कि अच्छे दिन कब आएंगे जी। क्योंकि जब हम 2014 में जी चुनाव हारे थे तो मोदी जी ने बड़े वादे किए थे कि 100 दिन में हम 85,000 लाख करोड़ जो काला धन हिंदुस्तान से बाहर है वो वापस लेकर आएंगे। दिल्ली की सड़कों में बलात्कार नहीं होगा। जो डॉलर रूपी रेट है वो 58 हो जाएगा, 56 इंच की छाती और 58 रेट डॉलर का। और खुशहाली खुशहाली हिंदुस्तान में होगी जी। लेकिन अगर आज की आर्थिक स्थिति आप देखें जी तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। किसान परेशान है, जो टमाटर के जो भाव हैं, आलू के भाव हैं, इनफैक्ट किसान अपने टमाटर खेत से उखाड़ रहा है क्योंकि उसके पास पैसा भी नहीं है कि वो ट्रांसपोर्ट करे। 1-1 रुपए में बिक रहा है। तो किसान को जो मिलना चाहिए बुआई का वो नहीं मिल रहा। आप एमएसएमई सेक्टर देखो, इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी का देखो तो मंदी ही मंदी है। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो, उसमें 60% की गिरावट आ गई। आप रियल एस्टेट सेक्टर देखो तो 44% की गिरावट आ गई। जो माइग्रेंट लेबर है पंजाब में, माइग्रेंट लेबर गुजरात में, हर जगह से वापस चले गया। अपनी ममता जी कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में 85 लाख वर्कर्स बेरोजगार हो गए जी। लाखों वर्कर गुजरात में बेरोजगार हो गए। इन्होंने वादा किया था कि जब मैं आऊंगा तो सालाना में लगभग 2 करोड़ नौकरियां लोगों को दिलाऊंगा। जो पिछले साल का आंकड़ा है वो 1,35,000 नौकरी है। 1,35,000 और वादा 2 करोड़ का। और सबसे बड़ी चुनौती इस देश में बेरोजगारी की है। तो फिर इन्होंने 8 नवंबर को एक ऐसा फैसला दिया जिसका नतीजा अभी कई वर्ष तक चलेगा। उसका प्रभाव कई वर्ष तक चलेगा। ये 6 महीने 8 महीने की बात नहीं है। अगर आप देखो आज के दिन जो पैसा बैंक से बाहर आया है वो वापस बैंक में नहीं जा रहा क्योंकि लोगों को विश्वास खत्म हो गया कि बैंक में अगर मैं पैसा जमा करूंगा मालूम नहीं कल सरकार क्या कर दे। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि देखिए, अच्छा 15.4 लाख करोड़ 500 के नोट और 1,000 के नोट इन्होंने लीगल टेंडर नहीं माना। हुआ क्या कि वो उतने वापस बैंक में आ गए हैं। तो इससे बड़ा हिंदुस्तान में जो स्कैम है, स्वतंत्रता के बाद इतना बड़ा स्कैम आज तक नहीं हुआ। क्योंकि इसमें तो इसका मतलब है काला धन वापस आ गया।
उसमें काला धन की वजह से किया था ना इन्होंने जी। वो काला धन सारा वापस आ गया। काला धन कैसे वापस आया? किसी साधन से ही आया होगा ना। किसी ने फैक्ट्री में 500 लोग काम कर रहे थे, उनके नाम पे जमा करा दिया। किसी कोऑपरेटिव बैंक के नाम, किसानों के नाम जमा करा दिया। केवाईसी के लोगों के नाम लेकर टेलीकॉम कंपनी से उनके नाम से जमा करा दिया। और एक उदाहरण के तौर पे जी। आप सोचिए कि अगर किसी के पास 1 करोड़ का काला धन है और वो बैंक में जमा कराना जाता है, ठीक है। तो जो बिचौलिया होगा वो कहेगा कि ऐसा है कि मुझे आप 30% दे दो, तो वो काला धन जमा हो जाएगा, 70% वापस मिल जाएगा। तो वापस काला का काला रहा, बैंक में भी आ गया और काला भी रहा। ठीक है। और 30% इन्होंने मुनाफा ले लिया बिचौलिए ने। तो आज के दिन स्थिति क्या है कि जो भाजपा पार्टी है ये दुनिया में सबसे अमीर पार्टी है, क्योंकि इन्होंने अपना धन 8 नवंबर से पहले तो किनारे लगा दिया। चाहे वो वेस्ट बंगाल में पैसा जमा कराया हो, चाहे बिहार में उन्होंने जमीन खरीदी हो, वो किनारे लगा दिया जितना कर सकते थे, क्योंकि सबको तो नहीं बता सकते थे। सबको बताते तो बात निकल जाती, तो सबको तो नहीं बताया। फिर उसके बाद बीजेपी के लोगों के पास जो काला धन था, बैंक मैनेजर से उसको सीधा उसको जमा करवा दिया। और जो अपने दोस्त लोग थे, जो इनके सहयोगी थे, उनको इन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा भी ठीक करा देंगे, 30% हमको दे दो। तो वहां से 30% भी कमा लिया, अपना भी किनारे लगा दिया और बीजेपी का भी ठीक कर दिया, और पैसे वापस का वापस और काला का काला। और जो 400 करोड़ की जो कहते थे कि भाई नकली नोट हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नकली नोट तो आज भी बन रहे हैं। जब डॉलर नकली हो सकता है तो इनका नया करेंसी कैसे नकली नहीं होगा? फिर कहा कि ठीक है ये तो बात, और फिर कहते हैं कि टेररिज्म खत्म होगा। टेररिस्ट अटैक हाल ही में हो रहे हैं, आपको मालूम ही है, आपके सामने है। टेररिस्ट अटैक रोज हो रहे हैं, कई लोग मारे भी गए, हमारे सेनानी भी मारे गए, बीएसएफ के लोग भी मारे गए। तो ना टेररिज्म का खात्मा हुआ, ना नकली नोटों का खात्मा हुआ, ना ब्लैक मनी का खात्मा हुआ। मतलब खात्मा किसका हुआ? खात्मा किसका हुआ? आम आदमी का। जिस बेचारे ने, जिसको कोई साधन नहीं है, जो नोट बदल नहीं सका, जो मतलब कि महिला गृहिणी जिसके पास पैसा इकट्ठा था, जो नोट बदल नहीं, अपने वो हस्बैंड को नहीं बता सकी जी, क्योंकि डरती थी। जो आम गरीब आदमी है, जिसको मालूम नहीं कि ये डिमोनेटाइजेशन है क्या, ठीक है, तो उनका पैसा चले गया। और जो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और आप अपने द्वारा जनता में किसी से भी पूछ लीजिए, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास काला धन था और उसने एक्सचेंज नहीं करवाया? कोई ऐसा बंदा है हिंदुस्तान में? तो इससे बड़ा स्कैम कैसे हो सकता है? इससे बड़ा स्कैम हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ। ये है हमारे अच्छे दिन। तो यानी कि नोटबंदी को आप हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम मान रहे हैं? विदाउट डाउट। लेकिन आपकी जो बातें सामने आई हैं उनसे अब मैं अपने सवालों के सिलसिले की शुरुआत करूंगी। आपने कहा मोदी ने या मोदी सरकार ने अपना जो पैसा था उसको किनारे लगा लिया, तो क्या आप लोगों को मौका नहीं मिला? दर्द इस बात का है? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा बात है। आपने मुझसे पूछा है जी कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान की क्या है, ठीक है ना जी, यही है ना, यही तो सब्जेक्ट मैटर है ना आर्थिक स्थिति का, ठीक है ना। हाँ। जब मैं कह रहा हूं कि सारे लोगों ने जो चाहता था, जिसने बदल दिया तो बदला, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जो बदल सकता था उसने बदल दिया। लेकिन हम मोदी की नीतियों की बात कर रहे हैं जी, जो 8 नवंबर के पीछे जो सोच थी उसके बात कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो आपसे भी सवाल पूछ सकता हूं बिल्कुल पूछ वही सकते पूछ हैं। सकता हूं ना। तो किसी का पैसा गया नहीं, तो नोटबंदी यही तो को सबसे बड़ा स्कैम है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में ले रही है सरकार, और उसको पूरी उम्मीद है कि इससे उसको आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं फायदा मिलेगा। इस बात का डर है आप लोगों को? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने नोटबंदी का फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से किया, तो अपने आप में वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम है।
अरे भी ये तो हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति का सवाल है। आप कहते हो कि मुझे इसका फायदा होगा, इसका मतलब हुआ कि आपने एक आर्थिक निर्णय राजनीतिक सोच के साथ किया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है हिंदुस्तान के संविधान के साथ? आप सोचिए इस बात का कि 3 इन्होंने रोक लगाई आम आदमी पे, डिमोनेटाइजेशन पे 3 रोक लगाई। पहली रोक कि मैं अपने एटीएम से 2000 से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, लगाई ना? बिल्कुल। वो तो काला धन नहीं था, उसका तो काला धन से कोई लेना देना नहीं। दूसरी रोक इन्होंने लगाई कि 4500 से ज्यादा मैं बैंक से नहीं निकाल सकता। वो तो मेरा पैसा है ना, वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। वो 500 का नोट है ना 1000 का नोट है, वो तो बैंक के पास है, वो काला धन नहीं है। तो वो रोक कैसे लगाई? तीसरी इन्होंने रोक लगाई कि 24,000 से ज्यादा आप एक हफ्ते में नहीं निकाल सकते अपने अकाउंट से, वो भी काला धन नहीं है। तो बात इन्होंने की काला धन की और रोक लगा दी उस धन की जो काला है ही नहीं। लेकिन इसके पीछे तर्क भी तो दिए गए कि नोटों की छपाई जैसे ज्यादा बढ़ती जाएगी उसके बाद उसका फ्लो मार्केट में आ जाएगा और दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये जो उन्होंने कहा, बिल्कुल तो कोई तैयारी नहीं की थी, उन्होंने छपाए नहीं थे नोट। इसलिए जो मशीन्स थी एटीएम वो भी कैलिब्रेटेड नहीं थी, क्योंकि जो 2000 के नोट का साइज था वो मशीन कैलिब्रेटेड थी ही नहीं। बिल्कुल। इसका मतलब इन्होंने ना एटीएम, ना कोई तैयारी की, ना एटीएम की मशीन सही लगाई, ना एटीएम काम कर रही थी और ना इनके पास नोट थे। और आज के दिन भी कहते हैं कि जो मार्केट में गया है वो 9.2 लाख करोड़ गया है। तो आज के दिन भी इनके पास तैयारी नहीं है। लेकिन ये तो खैर आज की बात है। इसका जो आगामी जो इफेक्ट होगा जी, वो हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। और जो भी इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल लेवल का इकोनॉमिस्ट है, किसी ने नहीं ये कहा कि एक ठीक कदम है। ये तो मोदी जी का कदम था, क्योंकि बाकी जो इनकी कैबिनेट है वो तो अंगूठा छाप कैबिनेट है। जो मोदी जी कहते हैं वही सब करते हैं। तो ये देश एक आदमी चला रहा है। $1.2 बिलियन का देश एक आदमी चलाए, ये लोकतंत्र कभी मानेगा ही नहीं। मोदी जी का कहना है कि दरअसल ज्यादा दर्द उन लोगों के पेट में हो रहा है जिनके पास काला धन है। वो तो बदल दिया सब उन्होंने। दर्द कैसे होगा? मोदी जी के पेट में तो कोई दर्द नहीं। वो तो खुश हैं, चाह रहे थे कि सबके पेट में दर्द हो, क्योंकि राजनीतिक फायदा करना चाहते थे कि मैं अपना काला धन अपने किनारे कर दूं, इनको तकलीफ में डाल दूं। इनको मालूम नहीं था कि जो मैनेजर बैंक के हैं वो तो सबकी सुनते हैं। लेकिन एक सवाल और है, नोटबंदी के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं नगर पालिका के या बाकी सब, उसमें बीजेपी को जीत मिली है और उसका कहना है कि ये जीत जनता की मुहर है हमारे नोटबंदी पर। अभी तो चुनाव हुए थे पीछे बेंगलोर में, आई थिंक सारी सीटें हम जीते थे ग्राम पंचायत की। कई और जगह भी हम सीटें जीते। बंबई में भी जो नंबर 1 था वो तो इंडिपेंडेंट थे जी, ठीक है ना। और अभी हम गुजरात में जीते हैं। लेकिन वो बात जीत, देखिए ये मामला बड़ा सीरियस है। ये कोई राजनीतिक चुनाव से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। इनकी सोच चुनाव से जुड़ी हुई है। मतलब लेकिन आपका आप हिंदुस्तान की इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मोदी ने ये किया है तो और ये भुगतेगा उसका नतीजा। ये फैसला गलत था, बिल्कुल गलत था, असंवैधानिक था और बिल्कुल गलत था। असंवैधानिक कैसे? कैसे कर, मैंने बोला मैं कहता हूं कि मेरे पास लीगल टेंडर है। आप कैसे कह सकते हो? गरीब आदमी जो रोज के 500 रुपया कमाता है वो कैसे कह सकते हो कि आप लीगल टेंडर नहीं है? मैं देखिए 68% लोग इस देश में 68% परिवार, उनकी जो आमदनी है वो 10,000 से कम है। 10,000 महीने से कम है, तो वो तो काला धन हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो तो नॉन टैक्सेबल है। तो उसको आपने कह दिया कि लीगल टेंडर कैसे नहीं है? कैसे कह दिया जी? तो ऑब्वियसली असंवैधानिक है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई नोटबंदी की और यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो भी आपसे सीधे सवाल पूछेंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बजट पर आ जाती हूँ। बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं है और उसका ये मानना है कि फरवरी में किसी भी हाल में बजट पेश नहीं होना चाहिए। किस बात का डर है? नहीं, कोई बात का डर नहीं है इसमें। आप सोचते हो कि जो भी हम अगर विरोध करते हैं तो हमें डर है, तो हम संवैधानिक तरीके से विरोध नहीं कर सकते। डर तो है ना इस बात का कि लोक लुभावना डर नहीं है, घोषणाएं हो जाएंगी, डर नहीं है। तो चुनावों में उसका फायदा बीजेपी उठाएगी। आरोप है, डर नहीं है। आरोप है कि आपको बजट को प्रीपोन करने की क्या जरूरत थी।
आज तक तो आपने बताया नहीं क्या जरूरत थी। आपको मालूम है कि चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, आपको इस बात का मालूम है कि घोषणा चुनाव की फरवरी में हो जाएगी, तो इसलिए आपने कहा कि हम 1 फरवरी को बजट पेश करेंगे। तो निश्चित रूप से इनका तो दृष्टिकोण एक ही था कि किसी तरीके से मुझे राजनीतिक फायदा हो जाए, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इनको कहा है, आपको मालूम है 2012 में भी हमने खुद ब खुद प्रणब मुखर्जी ने बजट पेश नहीं किया था क्योंकि चुनाव थे जी। तो अगर हम खुद ब खुद कर सकते थे तो ये भी कर सकते थे, लेकिन इनको तो चुनाव से बहुत लाभ। मोदी जी चाहते हैं कि किसी तरीके से भी मैं चुनाव नहीं, मुझे हारना चाहिए, लेकिन अभी यूपी में देखोगे इसका नतीजा आपके सामने आएगा। अब आपने यूपी की बात छेड़ ही दी है तो मैं सीधे यूपी पर आ जाती हूँ। मुलायम सिंह यादव अपने बेटे से साइकिल लगभग छीन चुके थे, लेकिन आपके तर्कों ने उन्हें साइकिल दिला दिया। कैसे हुआ ये सब? क्या बातें रखी आपने? मेरा तो हम चाहते हैं कि साइकिल तेजी से आगे बढ़े। आप चाहते हैं ऐसा? हम तो चाहते हैं तेजी से आगे बढ़े और साइकिल पे हम भी बैठे रहें। ये भी हम चाहते हैं कि हम भी बैठ जाएं साइकिल पे। तो वो बातचीत चल रही है, जल्द ही जल्द उसका फैसला। तो साइकिल पे कहाँ आगे बैठना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि नहीं, देखिए साइकिल ऐसे तरीके से चलनी चाहिए दोनों कंफर्टेबल रहे। हाँ, लेकिन क्या इस बात का डर नहीं है कि अगर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में आते हैं, सरकार बना लेते हैं, 2019 में वो राहुल गांधी के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे? क्यों? अभी बिहार में ऐसा नहीं हुआ, हमने गठबंधन किया, हमारे मंत्री भी वहां हैं, भाजपा को बड़ी हार हुई, ठीक है ना? ठीक है। और ऐसा ही यूपी में होगा। और अगर हम गठबंधन में होंगे और सरकार में शामिल भी होंगे तो फिर 2019 भी साफ सामने है। उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। कौन से तर्क थे आपके जिसकी वजह से अखिलेश यादव को साइकिल मिल गई? नहीं, ऐसा है कि कोई तर्क नहीं थे। हाँ, अखिलेश ने पार्टी की हर लेवल पे लोगों को अपने पक्ष में कर लिया, चाहे वो डेलीगेट लेवल लोग हों समाजवादी पे, चाहे वो पार्लियामेंट के लोग हों, चाहे विधानसभा के, विधान परिषद के, सभी को अपने पक्ष में कर लिया था। 90% लोग लगभग अखिलेश के साथ थे और हर एक ने एफिडेविट दिया था जी, हर एक ने एफिडेविट दिया था। इनको मौका मिला क्योंकि 4 तारीख को चुनाव आयोग ने एक डायरेक्शन दिया इनको कि हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी में स्प्लिट है, आप अगर कुछ दस्तावेज दाखिल करना चाहते हो जी तो आप 1 हफ्ते में कीजिए, 9 तारीख तक कीजिए। तो 9 तारीख तक इन्होंने कोई दस्तावेज दाखिल ही नहीं किए। और जब हमने बहस की तो हमने कहा कि साहब ये तो कहते हैं कि स्प्लिट हो ही नहीं रही, स्प्लिट है ही नहीं, तो मैंने कहा मैं बहस क्यों कर रहा हूं, स्प्लिट है ही नहीं तो हम बहस क्यों कर रहे हैं? मतलब जो कुछ भी चल रहा था समाजवादी पार्टी के अंदर वो सब कुछ दिखावा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुलायम जी सच में वाकई में नहीं चाहते थे कि स्प्लिट हो, वो वाकई में नहीं, क्योंकि मैं मुलायम सिंह जी भी बड़ा नजदीक हूं, उनके भी मैं केस करता रहा हूं और अखिलेश के भी नजदीक हूं, तो मुलायम सिंह नहीं चाहते थे कि स्प्लिट हो। लेकिन क्योंकि जो ग्राउंडस्वेल सपोर्ट अखिलेश के था वो इतना ज्यादा था और कुछ लोग समाजवादी की जो छवि है जी वो खराब कर रहे थे, तो जब अखिलेश उनसे हटकर अलग हो गया तो निश्चित रूप से अखिलेश को बहुत फायदा हुआ। आप साइकिल पर बैठकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने 209 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिनमें से 12 पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। कैसे जीतेंगे आप? समाजवादी पार्टी तो फिर आपके एमएलए के टिकट को ही ये चलता रहता है। उचित नहीं है कि मैं इस समय इस प्रोग्राम में इसके बारे में कुछ कहूं। लेकिन आपके 28 में से 20 एमएलए बचे हुए हैं, 8 तो वैसे ही दल बदल करके कहीं और चले गए। आजकल तो वैसे होता ही है, आपको मालूम है, कुछ इधर भागते हैं, कुछ उधर भागते हैं। तो दुख नहीं है इस बात का कि कम से कम आपके जो अभी सिटिंग एमएलए थे उनकी पार्टी एटलीस्ट उनकी सीट तो समाजवादी पार्टी छोड़ दी। पॉलिटिक्स में कभी किसी दुख की बात नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। यूपी को लेकर एक अलग तरह की चमक मैं आपकी आंखों में देख रही हूँ। नहीं, मेरे वैसे भी देखोगे तो अलग ही दिखेगी। यहाँ पर एक आंकड़ा मैं बता दूं, साल
1989 से लेकर और अब तक यानी कि 2012 तक की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी 50 सीटों के अंदर ही हर बार के चुनावों में सिमटी रही। 1991 में सबसे ज्यादा आपको 46 सीटें मिली थी और उसके बाद लगातार कभी 28, कभी 22, कभी 20। तो ये हश्र हो गया कांग्रेस का, इस वजह से आपको अब अखिलेश का चेहरा देखना पड़ रहा है। सही बात। गलती कहाँ हुई? गलती मेरे ख्याल उस समय हमने की जब हमने, देखिए जहां संगठन होता है ना जी, अगर हम सीट शेयरिंग की बात करें और सीट्स किसी और को दे दें तो वहां से संगठन खत्म हो जाता है। तो जब नरसिम्हा राव जी ने पहला फैसला किया जी कि आप उत्तर प्रदेश में कुछ और दलों को सीट दे दें, उससे कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन शुरू हो गया। जब संगठन, देखो जो वर्कर है वो तो चाहेगा कि मैं चुनाव में लगा रहूं जी, और अगर कांग्रेस वर्कर चुनाव में वहां उसका कोई उम्मीदवार नहीं होगा तो वो दूसरी पार्टी पे चले जाएगा। सर चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैं आपको बता दूं, पिछले 25 सालों में गठबंधन की जितनी भी गांठें बंधी वो सब खुल गई उत्तर प्रदेश में, कोई भी सरकार चल नहीं पाई। लेकिन मैं जल्दी से आ जाती हूँ राहुल गांधी की बातों पर। भूकंप कब आ रहा है? भूकंप किस चीज का भूकंप? राहुल गांधी ने कहा था संसद में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। देखो ऐसा, देश आज भी इंतजार कर रहा है। ये भी एक बड़ी सीरियस बात है जो आपने कही। आप हंसी मजाक तो हो सकता है लेकिन ये बहुत ही देखिए देश के लिए बड़ी सीरियस बात है। किसी डायरी में कुछ मिलना, इतनी तादाद में मिलना और नाम को लेकर लिखा जाना, कंप्यूटर रिकॉर्ड होना, मैं समझता हूं कि ये देश के लिए और देश को गंभीरता से सोचना चाहिए। याचिका अगर खारिज हो गई, नहीं खारिज हो गई, ठीक है, मामला संगीन है। मामला एक तरफ तो आप कहते हो कि अगर हैशके की डायरी में किसी का नाम लिखा है वो तो एविडेंस हो गया, और अगर किसी और की डायरी में नाम लिखा जाए वो एविडेंस नहीं है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूं। ये जो आपने भूकंप की बात की ना, इसको इतनी लाइटली नहीं लो, क्योंकि ये मामले चंद दिनों में खत्म नहीं होते, ये उभर कर दोबारा आ जाते हैं। राहुल गांधी 10 दिनों तक प्रदेश में न्यू ईयर मना के आते हैं। वक्त की कमी है। वो भूकंप आएगा उस राजनीतिक 2019 में जी किसको कहां ले जाएगा वो 2019 बताएगा। देश इंतजार कर रहा है इस बात का। आखिरी सवाल, विदेश में नया साल मनाकर आते हैं राहुल गांधी और एक रैली के दौरान वो कुर्ते में हाथ डाल के दिखाते हैं मेरी जेब फटी हुई है। हास्यास्पद नहीं है, लोग सारा पैसा तो मोदी ले गया। राहुल गांधी का सारा पैसा तो मोदी जी ले गए। राहुल तो गांधी नेचुरली मेरे पास कहां पैसा रहेगा? आम आदमी के जेब में पैसा ही नहीं रखा तो बता रहे थे राहुल गांधी के मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैं तो आम आदमी हूं। मतलब तुम लोगों ने तो सारा पैसा ले लिया। राहुल गांधी के पास कुर्ते के लिए पैसे नहीं है, आप ये नेचुरली, क्योंकि पिन स्ट्राइप सूट तो वो नहीं पहनते ना बेचारे। ये तो सिंपल बात है, ये एक सिंबॉलिक बात है। इसको तो अगेन आप इसको भी आप सीरियसली लीजिए। ये सिंबॉलिक बात है कि जो आम आदमी की जो कुर्ते की जो जेब है उसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन यानी कि रैली शुरू होने के पहले राहुल गांधी ने अपनी जेब फाड़ी थी, ये बात तो मान ये मुझे नहीं मालूम, ये तो आप कह रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया कपिल सिब्बल साहब, ये तो आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी बातें करने के लिए और बहुत सारी शुभकामनाएं भी। आगे आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, जनमंथन में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद सर।